हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और लगे कि हाँ आपके लिए ये थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज, हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 पेपर सेकेंड हिंदी। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है गाइज, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? और ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो गाइज, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसमें अपभ्रंश में आती हैं सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। वहीं सौरसेनी का जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और खस या पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं गाइज खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। वहीं राजस्थानी में आता है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से जाना जाता है। वहीं खस या पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। तो गाइज, चलते हैं हमारी दूसरी जो अपभ्रंश की भाषा है अर्धमागधी। इसमें आता है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी का जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी और इसकी बोली है गाइज अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं मागधी में इसका जो उपभाषा है वो है बिहारी और बिहारी की जो बोलियां हैं वो हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो गाइज, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी से संबंध नहीं रखती है। तो गाइज, वो है ऑप्शन ए अवधी। ये बिहारी बोली की भाषा नहीं है बल्कि ये पूर्वी हिंदी की बोली है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है। तो चलते हैं गाइज दूसरे प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? और ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो गाइज, इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का अतीत। इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और गाइज, विश्वनाथ त्रिपाठी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। वहीं श्याम सुंदर दास के ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य और गणपति चंद्र गुप्त जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 3 की तरफ और प्रश्न संख्या 3 है दोहा। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? और ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या फिर संस्कृत। तो दोहा या दुहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें कहा हुआ है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी अपभ्रंश। दोहा दुहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का शब्द है। तो चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 4 की तरफ और प्रश्न संख्या 4 है संदेशों पवित्रऊ हऊ कहड़ऊ असमथ भड़पी इकती बलियड बेबी समाणाहत उपर्युक्त दोहा किसका है? और ऑप्शन है नरपतिनाल, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान या फिर सारंगधर की। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, ये पंक्तियां हैं अब्दुल रहमान की। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और प्रश्न संख्या 5 है गाइज जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, वचन माटी जाने। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं और ऑप्शन है सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास और रैदास। तो गाइज, ये पंक्तियां जो हैं वो हैं गुरु नानक की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी गुरु नानक। वहीं सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सठ बरस प्रवीण। और कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं नारी नसावे तीन सुख जान, नर पासे हुए भगति मुक्ति निज ज्ञान में पैसी न सकई कोई। वहीं रैदास की पंक्तियां हैं थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई। तो चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 है हमारा निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्रश्न
एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर करके ये प्रश्न किसी न किसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो अष्टछाप की स्थापना आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था और यह कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों का एक समूह है। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के थे, जिसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। वहीं विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी। अतः गाइज आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ध्रुवदास ये अष्टछाप में नहीं आ रहे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं और कुंभन दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी ये सब अष्टछाप के कवि हैं। तो गाइज आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ और प्रश्न 7 है प्रश्न संख्या 7 है गाइस, तुम नीके दो ही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं और ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, नंददास या फिर परमानंद दास। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ और प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? और ऑप्शन है नामादास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल पांडे। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रायमल पांडे हनुमान चरित्र के रचयिता हैं। और वहीं हनुमान बाहुक इसके रचयिता तुलसीदास हैं और नाभादास की रचना का नाम है भक्तमाल और अग्रदास जी की रचना का नाम है ध्यान मंजरी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? और ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या फिर मतीराम। तो ललित ललाम गाइस मतीराम का ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी मतीराम। मतीराम के अन्य ग्रंथों का नाम है गाइस रसराज, साहित्यसार, वृत्त कौमुदी, अलंकार, पंचाशिका। तो गाइज मतीराम के इन ग्रंथों को हमेशा याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन ए में है जसवंत सिंह, इनकी रचनाओं का नाम है भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और भूषण की रचनाओं का नाम है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। वहीं पद्माकर की रचनाओं का नाम है पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ और प्रश्न संख्या 10 है 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानू है। ये पंक्तियाँ किसकी है? और ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर या फिर द्विजदेव। तो गाइस ये पंक्तियाँ हैं ठाकुर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। वही आलम की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं दिल से दिलासा दीजिए, हाल के न ख्याल हुजे, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। और बोधा की पंक्तियां हैं अति खिन मृलाल के तारहु ने नरी ऊपर पाँव दे आमनो है। और द्विजदेव की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं घहरी घहरी घन सघन चहुंधा घेरी, छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ और प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? और ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन डी है राजा लक्ष्मण सिंह, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। और बाकी सब प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास ये सब गाइज भारतेंदु मंडल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वहीं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये सब जो कवि हैं वो भारतेंदु युग से पूर्व के थे तथा गद्य साहित्य के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। रस कलश किसकी रचना है? और ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त। तो गाइज रस कलश ये रचना हरिऔध जी की है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम है रस कलश। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ और प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी है, किस कवि की? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो गाइस ये पंक्तियाँ हैं निराला जी की। ये पंक्तियाँ कोई निराले लोग ही कह सकते हैं गाइस। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। तो ये पंक्तियाँ कोई निराले लोग ही कर सकते हैं, जो निराले होते हैं वही अपना खंडन कर सकते हैं, बाकी सब तो नहीं कर सकते। इसीलिए इन पंक्तियों के जो कवि हुए वो हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ और प्रश्न संख्या 14 है गाइज, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो गाइज ये जो पंक्तियाँ हैं ऊपर दी गई, ये पंक्तियाँ त्रिलोचन की हैं। ऑप्शन ए त्रिलोचन। गाइज इसके अलावा भी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। वहीं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं, हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें। और नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम ही जाज्वल मान हो। और रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ हैं, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का। गाइज ये पंक्तियाँ हैं रघुवीर सहाय की। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ और प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? और ऑप्शन ए है मित्रों, मरजानी, कठगुलाब, आमा या फिर चाक। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए मित्रों मरजानी। इस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है और इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। वहीं कठगुलाब गाइज इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग और इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। वहीं आमा का प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है और आमा के जो लेखक हैं वो हैं चित्रा मुग्धल। और चाक 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और चाक के जो लेखक हैं वो हैं मैत्रेयी पुष्पा। मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री की मनोदशा और नैसर्गिक आवश्यकताओं पर केंद्रित किया गया है। स्त्री के संदर्भ में लिखित यह रचना स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो गाइज आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ और प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। और ऑप्शन है कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य या फिर अरे मायावी सरोवर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एक और द्रोणाचार्य। ये दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। गाइज इस कथा में एक ओर अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग हैं और दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार और महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि हैं। अरे मायावी सरोवर और कोमल गांधार में पौराणिक संदर्भ को व्याख्या किया गया है और पोस्टर में आज के जीवन की बहुआयामी विसंगतियों के बीच विवश आदमी की त्रासदी को मूर्त किया गया है। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ और प्रश्न संख्या 17 है गाइज, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? और ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर राजश्री। तो गाइज ये पंक्तियां हैं स्कंदगुप्त की। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह जो संवाद पंक्ति है यह स्कंदगुप्त की है।
स्कंदगुप्त नाटक से ये पंक्तियां ली गई है। तो चलते हैं गाइज, इसके पात्रों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो स्कंदगुप्त के पात्र हैं स्कंदगुप्त स्वयं, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, कर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, सर्वनाग, पुरगुप्त, पृथ्वीसेन, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। ये दोस्तों स्कंदगुप्त के कुछ पुरुष पात्र और कुछ स्त्री पात्र हैं जिसके बारे में अभी हमने जाना। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं और ऑप्शन है अज्ञेय, फरीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत या फिर मोहन राकेश। तो गाइस ठेस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं फरीश्वरनाथ रेणु। रेणु जी ठेस कहानी के लेखक हैं। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और प्रश्न संख्या 19 है गाइस, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है? और ऑप्शन है ए है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और सी ऑप्शन है कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। डी ऑप्शन है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो गाइज इसमें से जो महावीर प्रसाद जी का कथन है वो है ऑप्शन डी, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये जो पंक्तियां हैं, ये कथन है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है वो है भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। और महादेवी वर्मा का कथन है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? और ऑप्शन ए है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी ऑप्शन है द फिलोसॉफी ऑफ रेटरिक और सी ऑप्शन है कल्चर एंड अनार्की, डी ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कल्चर एंड अनार्की। ये रिचर्ड्स की रचना नहीं है। गाइज आइए रिचर्ड्स की जो पुस्तक का नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसॉफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। और वहीं मैथ्यू आर्नल्ड की जो पुस्तकें हैं उनका नाम है कल्चर एंड अनार्की। आप सब समझ ही गए होंगे कि कल्चर एंड अनार्की ये रिचर्ड्स का नहीं बल्कि मैथ्यू आर्नल्ड का है। वहीं लिटरेचर एंड ड्रामा ये भी मैथ्यू आर्नल्ड का है। और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट ये भी मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। और प्रश्न संख्या 21 है गाइस, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है दोहाकोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। और बी ऑप्शन है दोहाकोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। सी ऑप्शन है संदेश रासक, दोहाकोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार। और डी ऑप्शन है दोहाकोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता और संदेश रासक। तो गाइज दोहाकोश इसका रचनाकाल है 8वीं सदी और इसके रचनाकार है सरहपा। श्रावकाचार के रचनाकार है देवसेन और इसका जो रचना काल है वो है 10वीं सदी। और संदेश रासक का कीर्तिकार है अब्दुल रहमान और इसका रचना काल है 13वीं सदी। वहीं कीर्तिलता 15वीं सदी का इसका रचना काल है और इसके जो रचनाकार है वो है विद्यापति। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, दोहाकोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार सही। गाइस प्रश्न संख्या 22 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। और बी ऑप्शन है कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। सी ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। और डी ऑप्शन है उस्मान, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन सी, कुतुबन। इनका समय 15वीं सदी माना जाता है और उस्मान का जो रचना काल है वो है 17वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। कासिम शाह का रचना काल 18वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। वहीं नूर मोहम्मद का जो रचना काल है वो है 18वीं सदी का उत्तरार्ध।
तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ, और हमारा प्रश्न संख्या 23 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। और ऑप्शन ए है ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। बी ऑप्शन ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। सी ऑप्शन ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय और भाव विलास। डी ऑप्शन भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ललित ललाम। इसका रचना काल है 1661 ईस्वी, भाव विलास का रचना समय है 1689 ईस्वी, और श्रृंगार निर्णय इसका जो रचना समय है वो है 1737 ईस्वी, और जगत विनोद का रचना समय है 1803 ईस्वी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है गाइज, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन अमृत लाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र। सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर। डी ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत लाल नागर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। इनका समय है 1903 ईस्वी, जैनेन्द्र इनका समय है 1905 ईस्वी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म काल है 1907 ईस्वी। वहीं अमृतलाल नागर का जन्म समय है 1916 ईस्वी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। और प्रश्न संख्या 25 है गाइज, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है इंदुमती, मकरील, उसने कहा था कफन। बी ऑप्शन इंदुमती, उसने कहा था मकरील, कफन। सी ऑप्शन इंदुमती, उसने कहा था कफन, मकरील, और डी ऑप्शन इंदुमती, कफन, उसने कहा था मकरील। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंदुमती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और मकरील का प्रकाशन वर्ष, कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, और कफन के जो कहानीकार हैं वो हैं प्रेमचंद। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य। और बी ऑप्शन है सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। सी ऑप्शन समकालीन भारतीय साहित्य, सारिका, आजकल, नया ज्ञानोदय। डी ऑप्शन आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आजकल। इसका प्रकाशन वर्ष 1945, सारिका 1967, समकालीन भारतीय साहित्य 1980 ईस्वी, नया ज्ञानोदय 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। बी ऑप्शन माधवी, आलमगीर, हानूस, मुआवजे। सी ऑप्शन हानूस, मुआवजे, आलमगीर, माधवी। डी ऑप्शन मुआवजे, हानूस, माधवी, आलमगीर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हानूस। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी, और माधवी का प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी, और मुआवजे का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1993 ईस्वी। तो गाइज आलमगीर इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन ए है बिना दीवारों का घर, जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। बी ऑप्शन बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रुचि राखा, नेपथ्य राग। सी ऑप्शन ठहरा हुआ पानी, बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग, जो राम रुचि राखा। डी ऑप्शन जो राम रुचि राखा, नेपथ्य राग, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ना वो हुआ ऑप्शन बी बिना दीवारों का घर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। ठहरा हुआ पानी का प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। जो राम रचि राखा इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है, और नेपथ्य राग का प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। गाइज बिना दीवारों का घर इसकी जो रचनाकार है वो है मन्नू भंडारी। वहीं ठहरा हुआ पानी ये नाटक विधा का रचना है,
और ये नाटक है शांति मल्होत्रा का। और वहीं जो राम रचि राखा, इसके जो नाटककार हैं वो हैं मृणाल पांडे। वही नेपथ्य राग का प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी है और इसके नाटककार हैं मीराकांत। तो प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 29 कुछ इस प्रकार से है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। और बी ऑप्शन साहित्यालोचन, संपत्ति शास्त्र, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। सी ऑप्शन संस्कृति के 4 अध्याय, संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन। और डी ऑप्शन है गाइस संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संपत्ति शास्त्र का प्रकाशन काल है 1907 ईस्वी, साहित्यालोचन का 1922 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी और मध्यकालीन बोध का स्वरूप इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन है ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण। और बी ऑप्शन है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। सी ऑप्शन है काव्यादर्श, काव्य मीमांसा, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। और डी ऑप्शन है ध्वन्यालोक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा। तो गाइस काव्यादर्श इसका जो रचना काल है वो है 7वीं सदी का उत्तरार्ध और काव्यादर्श के ग्रंथकार है दंडी। वहीं ध्वन्यालोक इसके रचनाकार आनंद वर्धन है और ध्वन्यालोक का रचना काल है 9वीं सदी का मध्य। वहीं काव्य मीमांसा ये राजशेखर जी का ग्रंथ है और काव्य मीमांसा का रचना काल है 9वीं सदी का उत्तरार्ध। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है और इसका रचना काल है 14वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 31 की तरफ और प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। सूची 2 के ऑप्शन परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो गाइस हिंदी साहित्य की भूमिका ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये रचना है गाइस रामकुमार वर्मा का। और उत्तरी भारत की संत परंपरा ये रचना है परशुराम चतुर्वेदी जी का। और वहीं पे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये रचना है गाइस बच्चन सिंह का। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो चलते हैं गाइस हमारा अगला प्रश्न की तरफ और हमारा प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संकारी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय। और सूची 2 के ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य और श्री हित जी। तो गाइज ये प्रश्न मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये प्रश्न एक बार फिर से आ चुका है। तो गाइज श्री संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। और वहीं संकारी संप्रदाय के प्रवर्तक गाइस निम्बार्काचार्य हैं और राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं श्री हित जी। गाइस इसके अलावा जो विष्णु स्वामी हैं ब्रह्म संप्रदाय के संपादक मध्वाचार्य माने जाते हैं। और स्मार्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं। और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। वहीं विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। तो गाइज आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं चिंतामणि, मतीराम भूषण, रसलीन। और सूची 2 के ऑप्शन है अंग दर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज, काव्य प्रकाश। तो गाइज रसलीन इनकी रचना का नाम है अंग दर्पण। और चिंतामणि के रचना का नाम है काव्य प्रकाश। वहीं मतीराम के जो रचना है वो है रसराज। और वहीं भूषण के रचना का नाम है गाइज शिवा बावनी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित्र, हमीर रासो। सूची 2 के ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, जगनीक, सारंगधर। कुमारपाल प्रतिरोध ये गाइज सोमप्रभ सूरी जी का रचना है। वहीं प्रबंध चिंतामणि इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। और कुमारपाल चरित्र इसके जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं हेमचंद्र। और गाइज हमीर रासो इनकी जो रचना है वो है सारंगधर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। सूची 2 के ऑप्शन हैं सरस्वती, संगम, प्रतीक, कवि वचन सुधा और हंस। तो गाइज भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। और प्रेमचंद इनकी पत्रिका का नाम है गाइज हंस। और गाइज हंस का जो स्थापना वर्ष है वो है 1930 ईस्वी। और हंस पत्रिका का जो प्रकाशन स्थान है वो है बनारस। और कवि वचन सुधा का जो जहाँ पर प्रकाशन हुआ था उस स्थान का नाम है काशी। वहीं गाइज महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके जो पत्रिका का नाम है वो है सरस्वती। और गाइज इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था और स्थान है काशी। वहीं अज्ञेय जी के पत्रिका का नाम है प्रतीक। और प्रतीक का प्रकाशन 1947 में हुआ था और इलाहाबाद और दिल्ली में इसका प्रकाशन हुआ था। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। अब चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा, श्रृंखला की कन्या। और सूची 2 के ऑप्शन हैं रघुवीर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा। और इसका कोट दिया गया है गाइस। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध इसके जो रचनाकार हैं वो हैं गाइस जयशंकर प्रसाद। और शेष स्मृतियाँ इसके रचनाकार हैं रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। और श्रृंखला की कन्या गाइज ये जो रचना है ये है महादेवी वर्मा की। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन सी की तरफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इसी के साथ चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और सी ऑप्शन है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। डी ऑप्शन है
परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। और सूची 2 के ऑप्शन से निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और धूमिल। तो गाइज, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। गाइज, ये पंक्तियां हैं निराला की। और वहीं गाइज, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये हैं अज्ञेय की पंक्तियां। और परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये पंक्तियां गाइज मुक्तिबोध की हैं। तो गाइज, इस हिसाब से हमारा जो उत्तर जाता है वो जाता है ऑप्शन बी को। हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। और प्रश्न संख्या 38 है गाइज, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है पर्णदत्त, हेरूप, उपकाल और गलाव। सूची 2 के ऑप्शन है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और स्कंदगुप्त, माधवी, कलंकी, नरसिंह कथा। तो गाइज, पर्णदत्त ये जो पात्र है वो है स्कंदगुप्त नाटक का। और हेरूप ये पात्र है कलंकी का। और उक्काक ये पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और गालो ये पात्र है माधवी का। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। और सूची 2 के ऑप्शन हैं भुवनेश्वर, राजकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। तो गाइज, जोंक इसके एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप इसके उपन्यासकार हैं सेठ गोविंद दास। और प्रतिभा का विवाह इसके उपन्यासकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद। वहीं पृथ्वीराज की आंखें इसके जो एकांकीकार हैं वो हैं रामकुमार वर्मा। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस पीयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न। सूची 2 के ऑप्शन है मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोमनाथ, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु देव। काव्य में अभिव्यंजनावाद इसके जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। वहीं रस पीयूष निधि इसके रचनाकार हैं सोमनाथ। और रस कलश इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। तो चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्नों की तरफ। और गाइज, प्रश्न 41 से 45 तक के प्रश्नों को कथन के रूप में दिया गया है, जो स्थापना और तर्क के रूप में है। और इसके विकल्पों को चुनकर हमको उत्तर देना है। तो गाइज, प्रश्न संख्या 41 है, स्थापना दिया गया है, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। और तर्क दिया गया है, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। और ऑप्शन दिए गए हैं दोनों सही, बी ऑप्शन है दोनों गलत, सी ऑप्शन है ए गलत आर सही, और डी ऑप्शन है ए सही आर गलत। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना आधुनिकता नहीं है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की परंपराओं से आगे बढ़ने की, जीवन से तनाव को दूर करने की बात आधुनिकता करता है। आधुनिक
नाटककार मोहन राकेश ने नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व दिया हुआ है। तो गाइज ये सही है लेकिन आर गलत है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और स्थापना दिया गया है विभावादि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। और तर्क दिया गया है क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। और इसका कोड दिया गया है, ए है कि दोनों गलत, बी है दोनों सही, सी है ए सही आर गलत और डी है ए गलत और आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं क्योंकि रस के आस्वादन में विभाव आदि का ही योग होता है। ये आप सबको भी पता है। बिना विभाव आदि के रस की प्रतीति संभव नहीं होती है। विभाव आदि के परिवर्तन स्वरूप से रस के आस्वादन में परिवर्तन या विचित्रता आती है। रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष न होकर रस विभाव सापेक्ष होता है। अतः स्थापना ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत दिए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 43 की तरफ। और स्थापना दिया गया है प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। और तर्क दिया गया है राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है जो कुछ ही लोग में होती है। और ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है दोनों सही, बी ऑप्शन है ए सही आर गलत, सी ऑप्शन है दोनों गलत और डी ऑप्शन है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। यहाँ पर जो दोनों बातें कही गई हैं वो दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के प्रस्फुटन के लिए रस के उद्रेक की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रसिक कवि ही बन जाएं। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री प्रतिभा वह है जिसमें रचनात्मकता होती है और भावित्री प्रतिभा वह होती है जिसमें भाव उत्पन्न होते हैं। यह सहृदय में होती है। अतः स्थापना ए और आर दोनों सही यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 44 की तरफ। और प्रश्न संख्या 44 है, स्थापना दिया गया है गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं पर इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। और तर्क दिया गया है क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। और कोड इसका दिया गया है, ए ऑप्शन है कि दोनों सही, बी है दोनों गलत, सी है ए सही आर गलत और डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म माना है। आचार्य वामन ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार किया है। गौण रूप से गुण को शब्दार्थ का ही धर्म माना जाता है। गुण का निर्धारण शब्दार्थ से नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर स्थापना सही है लेकिन इसका रीजन वो गलत दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। स्थापना कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। और तर्क दिया गया है क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। और ऑप्शन है दोनों सही, ऑप्शन बी ए सही आर गलत, ऑप्शन सी ए गलत आर सही और ऑप्शन डी दोनों गलत। तो गाइज यहाँ पर ए सही है स्थापना, लेकिन जो तर्क दिया गया है वो गलत है। तो गाइज यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी प्रतिनिधि रचना है। इस काव्य में रूपक के द्वारा बात कही गई है जैसे पद्मावत में, अतः इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। लेकिन कामायनी में रूपक अलंकार की बहुलता नहीं है, अतः ए जो है वो सही कहा गया है लेकिन इसका रीजन वो गलत दिया गया है। इसी के साथ गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस 46 से 50 तक के प्रश्नों के हमको अवतरणों को पढ़ करके उसके उत्तर देने हैं। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, तो गाइज अतीत की स्मृति में मनुष्यों के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें
अंधा बनाए रहता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्गंध पर्दा रहता है। और आगे की पंक्तियां हैं गाइज। बीती बिसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती बिसारने का अभिप्राय है भावुकता की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन। सहृदयता भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुरता क्रीड़ा है। तो गाइज प्रश्न संख्या 46 है। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन है मनुष्य अतीत जीवी होता है, मनुष्य वर्तमान से भागना चाहता है, और सी ऑप्शन है वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है, और डी ऑप्शन है मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता है। तो गाइज जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। वहीं चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 47 की तरफ। और प्रश्न संख्या 47 इस प्रकार से है, वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव क्या है। तो गाइज ऑप्शन है वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, बी ऑप्शन हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, और सी ऑप्शन हमारी सारी समस्याएं वर्तमान से संबंध रहती हैं, डी ऑप्शन हमें वर्तमान से प्रेम होता है। तो गाइज वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका आशय है कि हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। अतीत और भविष्य हमसे दूर चला जाता है। अतीत को उपेक्षित करना वर्तमान तथा भविष्य को समस्याग्रस्त बनाना है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। इसी के साथ गाइज प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 48 है, अशांति किसका परिणाम है। और ऑप्शन ए है वर्तमान से लगाव का, बी ऑप्शन वर्तमान की उपेक्षा का, सी ऑप्शन भविष्य की चिंता का, और डी ऑप्शन अतीत की विस्मृति का। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, अशांति का परिणाम है अतीत की विस्मृति का। अतीत को भुला देना ही अशांति का परिणाम है, इससे वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। तो गाइज चलते हैं 49 की तरफ। प्रश्न संख्या 49 कुछ इस प्रकार से है, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि वह उलझनों को बढ़ाती है, बी ऑप्शन है वह अतीत की उपेक्षा करती है, सी ऑप्शन है वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है, और डी ऑप्शन है वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। तो गाइज केवल अर्थ का निष्ठुर खेल मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देता है, उसमें मानवीयता का अभाव हो जाता है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। और प्रश्न संख्या 50 है, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है। और ऑप्शन है अतीत की स्मृति, अतीत का दुख, अतीत का सुख, अतीत का मोह। तो गाइज जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, वह दर्पण अतीत है। अगर हम अतीत को याद रखें तो जीवन का नित्य स्वरूप हमें दिखाई देगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, अतीत की स्मृति। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।